पहला प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है, ध्यान से सुनना है, आंसर देना, बातें बिल्कुल नहीं करोगे। 70 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू 4th ग्रेड के एग्जाम के आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग है, आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। मुझे अगर 2 महीने नए बच्चे भी है फॉलो कर लिया तो सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड एग्जाम पास करवा सकता हूं मैं, ऐसा आपसे वादा कर सकता हूं कि भाई 4th ग्रेड वाला पेपर तो यूट्यूब से निकल जाएगा, क्योंकि 55,000 वैकेंसी है, ढंग से पढ़ने वाले 1 लाख भी नहीं है, एक सीट पे सिर्फ 2 जनों का कंपटीशन है। कितने जनों का? 2 जनों का। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ, बेड़ा पार है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, नौकरी लगेगी। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल जो सबसे बड़े राज्य के रूप में 10.40 10.41 लगभग 10.5% राजस्थान का क्षेत्रफल है। याद रखना 10.51 नहीं होगा, ये 55 नहीं होगा, ये कितना होगा? 41 होगा। अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई है? देखो, एक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ऊपर वाली और इंडियन प्लेट है वो आपके नीचे वाली। तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। उस समय हम कहें कि अरावली है वो आपके किस प्लेट से अलग मानी जाएगी? यूरेशियन प्लेट से। तो ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पड़ते हैं, भूगोल के अंदर। कौन किसके अंदर पड़ते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक मतलब पृथ्वी के ऊपर जिस धरती को आप देख रहे हो ना, भूमंडल का ऊपरी भाग है, वो कई सारे बड़े बड़े खंडों से बनकर मिलकर के बना हुआ है, वो भूखंड है, प्लेटें कहलाती है। तो यूरेशियन प्लेट होगी। कौन सी प्लेट होगी? यूरेशियन। केवड़ा की नाल, नाल का मतलब होता है दर्रे, है ना, छोटे छोटे दर्रे, पहाड़ी रास्ते, है ना, पासेज, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं नाल, है ना, क्या कहते हैं? नाल कहते हैं जिन्हें। तो ये केवड़ा की नाल आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर स्थित एक आपका हाथी दर्रा कौन सा दर्रा है? हाथी दर्रा है। फुलवारी की नाल यह भी आपकी कहां पर स्थित है? आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, केवड़ा की नाल भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के हिसाब से चयनित करना है। आपको डरना नहीं है ऐसे प्रश्न के अंदर। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, क्या यह कथन सही है? दिए गए ऑप्शन में। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, यह कथन बिल्कुल सही है। 1055 मीटर ऊंची जो आपकी रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर स्थित है, नॉर्थ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उस ऊंचे पठार के अंदर उड़िया के पठार का नाम आता है। याद रखना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो ये माउंट आबू के निकट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इलाका काफी ऊंचा है अपने आप में। तो बी और सी सही है, ए ऑप्शन इसके अंदर गलत है, ये आपको याद रखना है। भोराट का पठार याद रखना है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, ये भोराट का पठार कहलाता है। तो बी और सी यहां पर क्या हो गया? सही हो गया। इसकी बात करें, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर। चलो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। केवल यूट्यूब से आपका 4th ग्रेड एग्जाम निकलवा दूंगा। मेरी ये पीडीएफ पढ़ लेना, याद कर लेना बार बार, और ऐप में पढ़ रहे हो तो फिर तो सिलेक्शन है ही है। ये ऐसा एग्जाम है जहां 50,000 से ज्यादा सीट है। मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब से आपका 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बस जुड़े रहना। तो बी और सी ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। वॉइस नहीं आ रही? सब कुछ सही था बेटा, ऐसे कमेंट ना करो, है ना, मुझे परेशान करते हो तुम फालतू में, फिर बार बार मुझे कमेंट्स की ओर देखना पड़ता है, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, क्या मतलब है ना? अपनी वॉइस बढ़ा लीजिए, आगे बढ़े अगले। अरे मैथ की भी क्लास लगा दूंगा, चिंता मत करो। 56 बेसिन है वो आपका निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपने बात करें बांसवाड़ा और डूंगरपुर को उनकी सीमा बना करके चलती है, ये आपकी माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना, वो आपका 56 का जो है 56 बेसिन कहलाता है। 56 का मैदान भी यहीं पर स्थित है। आपका जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर जो आपका 56 गांवों का समूह है, दलदली क्षेत्र जो है, ये आपका माही बेसिन के अंदर आ जाएगा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर, जिसे हम कहते हैं MIC, है ना, MIC इंग्लिश में इसको कहा गया है, ये कहां स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। और पिछले ही साल इसे रामगढ़ क्रेटर को 2024 के अंदर भारत के भूवैज्ञानिक जो है ना, भारत की इसको एक जो संज्ञा दी गई, इसको भारत के भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में। टोटल 12 है, उनमें से इसका भी नाम है। तो रामगढ़ जो 12 है ना, ये इसका आंसर हो गया। भारत का भूवैज्ञानिक स्मारक, भूवैज्ञानिक स्थल के रूप में इसको 2024 में नामित किया गया था। क्रेटर क्या है? उल्काओं से बने हुए जो जगह जो बन जाती है, वो क्रेटर कहलाती है। जैसे पहाड़ के ऊपर जो इस प्रकार का भाग है ना, ये क्रेटर होता है। ठीक है, जहां से ज्वालामुखी फटता है, फिर वो बंद हो गया तो उसमें पानी भर गया, तो क्रेटर झील बन गई। तो ऐसी रामगढ़ झील है आपके, रामगढ़ क्रेटर है, आपको मारा में याद रखना। एक लोनार महाराष्ट्र के अंदर है, एक ढाला मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में टोटल 3 क्रेटर है। ठीक है, याद रखना है। ओके, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो रामगढ़ क्रेटर जो 12 के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उनका उत्पत्ति स्थल सही तरीके से सुमेलित नहीं है? कौन सी नदी कहां से निकलती है, उसके उद्गम स्थल का सही सुमेलन नहीं है दिए गए ऑप्शन में।
सोम नदी है जो सोम माही जाखम, जो आपको पता है नवा टापरा डूंगरपुर में जाकर के मिलती है। अभी एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, 3 नदियां, 3 संगम, 3 त्रिवेणी संगम हो गया, 3 पवित्र स्थान हो गए, ये कहां पर स्थित है? तो ये इसी के बारे में पूछा गया प्रश्न था। तो सोम है वो आपका बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? सोम नदी है आपकी बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। तो यहां पर सोम बिछामेड़ा की पहाड़ी हो जाएगी। ये हो गया बिछामेड़ा की पहाड़ी और ये हो गया आपका उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। जाखम है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी कहां है? बड़ी सादड़ी कहां है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ है, छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। ये कहां पर है? प्रतापगढ़। हाँ, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, एकदम चुप, च से चित्तौड़, छोटी सादड़ी प से प्रतापगढ़, याद हो गया। बनास है वो खमनार की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और सागी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर एक वाला गलत है। पीथमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताओ, पीथमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? आंसर करो एक एक बच्चे, 1 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद तो क्या है, ये प्रश्नों का अभ्यास है जहां से सीधे सीधे प्रश्न, अभी एग्जाम से पहले ऐसे 1000 से ज्यादा प्रश्न करवा दूंगा जिसमें से लगभग क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे पेपर के अंदर। 70 में से मैं कह सकता हूं कि आप 55 से 60 क्वेश्चन इस क्लास से मान सकते हो, जो 10, 12, 15 क्लास मेरी आने वाली है, मेरी मैराथन उनसे। हाँ जी, पीथमपुरी झील की बात है। पीथमपुरी झील राजस्थान के अंदर कौन से जिले में स्थित है? तो पीथमपुरी झील है वो आपके कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। पीथमपुरी झील कहां पर होगी? सीकर के अंदर होगी। भीलवाड़ा में पार्वती सागर और जैतपुरा है। यहां पर एक पार्वती सागर है और जैतपुरा है, और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर आपका भोपाल सागर, भोपाल सागर। चलो, ये इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के अंदर भोपाल सागर, बांगदरी ये है, और भीलवाड़ा में पार्वती सागर, जैतपुरा है, सीकर में पीथमपुरी झील है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? राजस्थान की जो आपकी सांबर झील है ना, इसकी बात करें, इसको 1990 के अंदर, 1990 के अंदर और 81 के अंदर केवलादेव हो गया। तो इस प्रकार से हम बात करें तो 4 रामसर साइट है राजस्थान के अंदर। कितने हैं? 4 आर्द्र स्थल हैं, और सांबर, केवलादेव, इसके अलावा हम बात करें केवला देव, और एक आपका हो गया मैनार गांव उदयपुर अभी 2025 में, और खीचन जोधपुर यानी फलोदी। ठीक है, तो खीचन आपका फलोदी जिला हो गया। तो राजस्थान के अंदर 4 है वो आपके क्या है? रामसर साइट है वर्तमान की अगर देखा जाए तो। अड़वाना बांध, देखो नए नए प्रकार के बांध आपसे पूछे गए। अड़वाना बांध आपके बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भीलवाड़ा। नया प्रश्न, आंसर करो सभी बच्चे। मेरा आपको पूरा वादा है कि यूट्यूब की क्लास से आपका क्या निकलेगा? 4th ग्रेड का पेपर निकलेगा। बताओ, अड़वाना बांध राजस्थान में कौन से जगह पर स्थित है? अड़वाना की बांध करें, ये तो अड़वाना बांध है वो आपका भीलवाड़ा में स्थित है। अड़वाना बांध भीलवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अड़वाना भीलवाड़ा में। और नदी जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो नदी आपको याद रखनी है, कौन सी नदी होगी? मानसी नदी होगी। मानसी नदी पर अड़वाना बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट अगला प्रश्न, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा, कंवरसेन लिफ्ट नहर के द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर, गंगानगर, ये पहला ही ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। कंवरसेन लिफ्ट नहर, अलग अलग लिफ्ट नहरें निकाली गई है, उनके अंदर यहाँ पर ऑप्शन जो पहला हो गया आपका इसके अंदर कौन सा हो गया? बीकानेर, गंगानगर। IGNP प्रोजेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार की लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैराथन जल्दी लगेगी। 4th ग्रेड एग्जाम पास करना, हिंदी, इंग्लिश और जीके वाला पार्ट 70 क्वेश्चंस, और उसके बाद में 35 क्वेश्चंस, तो हो गया आपका तो बेड़ा पार 105 क्वेश्चंस का। क्यों टेंशन लेते हो? 3 सब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा जो औसत वार्षिक वर्षा को दिखाती है, किस क्षेत्र से गुजरती है? 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा कहां से गुजरती है? तो जोधपुर हनुमानगढ़ से गुजरती है आपकी 30 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। अभी 80 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले, बूंदी है ना, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बूंदी उसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये 80 सेंटीमीटर वाला भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, तो यह भी आपको याद रखना, अभी पूछा गया था, मात्र 5 दिन पहले, मात्र 5 दिन पहले पूछा गया था। 10 सेंटीमीटर की बात करें तो गंगानगर हो गया आपका, बीकानेर हो गया, जैसलमेर वहां से गुजरती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। आई बात समझ में? ओके तो ये वर्षा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली हुई है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो ये इलाका है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक तो एंटी सॉल और एरिडी सॉल है ना, ये एंटी हो गई, उसके बाद एरिडी, एरिडी मतलब अर्ध शुष्क हो गया, तो आपका एरिडी सॉल और एंटी सॉल ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। तो इन मिट्टियों के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन 13 का क्या हो गया? 13 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, एंटी और एरिडी। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। निम्नलिखित में से सालार के वन या साल के वन, अब इस साल के वन का जो
वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है वो है बोसवालिया सेराता। इस बोसवालिया सेराता के वन है वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, शिरई वाला जो इलाका है यहाँ पर इसके वन, सालार के वन देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आता है। अलवर, चित्तौड़, आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा माइंड मैप बना ले दिमाग के अंदर। जैसे हम बात करें अलवर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, शिरई वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं सालार के वे वन जिन्हें बोसवालिया सेराता कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम भी साथ साथ याद रखना। गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच वाली सड़क की श्रेणी क्या है? शहरी नहीं बल्कि कस्बा टाइप, उस क्षेत्र में पहुंचने वाली उच्चतम पहुंच वाली वो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग हाईएस्ट लेवल का, अगर कोई 500 पहुंचा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहा है तो हाईएस्ट लेवल के कह रहा है तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न पूछने का तरीका देखो मेरे भाई, है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। ग्रामीण सड़क नहीं, हाईएस्ट सड़क की बात कर रही है ना, बी और सी नहीं होगा। अरे गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच, हाईएस्ट कौन सी रोड हो सकती है? ग्रामीण सेक्टर से गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना, ग्रामीण सेक्टर से गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं गांव से नहीं गुजरते, गांव आ जाते बीच में तो गुजरते हाईवेज। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 प्रकार की है, वैसे राष्ट्रीय है, राज्य है, उसके बाद में जिला और ग्रामीण सड़कें। राजस्थान के अंदर 3,17,000 जो है सड़क लंबाई है वर्तमान में, और सड़क घनत्व है वो आपका 92.6 किलोमीटर है प्रति 100 किलोमीटर। तो ये घनत्व जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है। अब ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मात्र 15-20 दिन आ जाना मेरे पास। लास्ट में 4th ग्रेड का जब पेपर होगा ना, कसम विद्या माता की, सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा कि बधाई का तांता लग जाएगा, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत आसान है 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना। शर्त यह है कि थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन हो जाएगा ईमानदारी से। तो सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, जुड़ जाओ, बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूं मैं। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट, अब ये उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है ना, ये वैसे तो अभी बालोतरा के अंदर आ गया है, और यहाँ अगर हम कहें तो वर्तमान नए जिले के हिसाब से आपका बायतू के अंदर है, और बायतू है आपके बालोतरा के अंदर है। बायतू कहाँ है? बायतू बालोतरा। तो ये आपको याद रखना है कि बायतू के अंदर स्थित है, बायतू है वो वर्तमान में बालोतरा जिला में। तो उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है वो आपका यहाँ पर स्थित है। आई बात समझ में? कट ऑफ बताओ सर। अच्छा कट ऑफ बेटा क्या बताऊं? कट ऑफ 55,000 सीटों की कट ऑफ 60 से 70 लास्ट है, 60, 65, 60, 65। अरे भाई तुम 200 में से 125 नंबर ले आओ, ओबीसी जनरल वाले, अदर कैटेगरीज वाले 110, 115। दुआ करो कि नॉर्मलाइजेशन कम से कम। और वैसे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का भी एक ट्वीट आया था कि हम तो भाई डरे हुए हैं, पशु परिचय जैसा नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं करेंगे, हमसे वापस विरोध सहन नहीं किया जाएगा। तो अच्छा है, पहली बार जब हमने मिलकर आवाज उठाई थी, कई सारे मुद्दे बहुत फायदे देते हैं आगामी एग्जाम के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर का, 1 नंबर का इतना हो तो चलेगा, 15-15, 20-20 नंबर का जो हुआ था वैसा नहीं होगा। बेड़ा पार है, नौकरी लग जाएगी, पढ़ो। 2011 में राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या देखो, 2011 के अंदर राजस्थान की गांव के अंदर जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 75.1 है वो गांव में रहती है, और 24.9 है वो आपकी क्या है? राजस्थान की शहरी जनसंख्या है। शहरों में लगभग 25% होगी और गांव में 75% है। ये आप लोगों को याद रखना। आई बात समझ में? ओके, एकदम चौकी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कौन से जिले के अंदर है? वैसे प्रतापगढ़ के अंदर है 0.42। तो लिखो यहाँ पर प्रतापगढ़ है जो आपका सबसे कम है 0.42, वो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, है ना। 0.42% ही जनसंख्या प्रतापगढ़ के अंदर शहरों में रहती है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है वो बांसवाड़ा है, कि बांसवाड़ा का नंबर देखा जाए तो 5वां नंबर लगता है। डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर, जैसलमेर ऐसे नंबर आता है, डूंगरपुर, फिर आता है जैसलमेर, और फिर आता है आपका बांसवाड़ा। चूंकि ये दिए गए नाम ऑप्शन में थे नहीं, इसलिए हमने किसको चूज किया? बांसवाड़ा को चूज किया। अब आप कहोगे सर प्रतापगढ़ है, अब प्रतापगढ़ लाऊं कहां से तुम्हारे लिए? ऑप्शन में यही है, तो दिए गए ऑप्शन में बांसवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बांसवाड़ा का जो है वो कितना हो जाएगा? 0.74 हो जाएगा, 0.74% हो गया। इतनी नगरीय संख्या है। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि। देखो क्या पूछा गया कि पिछली जो जनगणना, अभी जनगणना 2027 में होगी है ना, ये 2021 में होनी थी, हुई नहीं कोविड वगैरह की वजह से, तो अभी 2027 में होगी, ये ध्यान रखना। लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। तो लास्ट जो दशक है वो आपका 2001 से 2011 वाला ही होगा। ठीक है, प्रश्न को समझो। गांव के अंदर जो जनसंख्या की 10 साल की ग्रोथ रेट कितनी थी? गांव के अंदर जनसंख्या की 10 साल के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? वो थी ओनली 19। आपको याद रखना है 19, नॉट 19.1, केवल 19% जनसंख्या, जो कि काफी अच्छी है ना, ज्यादा है, भारत की 17 के आसपास है। ग्रामीण जनसंख्या की ग्रोथ रेट 19%। राजस्थान के अंदर छपनिया अकाल कब पड़ा था? एक चलता है विक्रम संवत, एक चलता है ईस्वी सन
ईस्वीसन जो ईसा के जन्म के साथ ही आपका स्टार्ट होता है, आज से 2025 साल पहले। तो छप्पनिया अकाल, तो छप्पनिया अकाल 1956 में पड़ा था। विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। इसको आप ईस्वी सन में अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें से -57 कर दोगे तो कितना आ गया, 1899 आ गया। तो ईस्वी सन कौन सा हो गया, 1899 में। तो वर्तमान में सर क्या होगा भाई, वर्तमान में 2025 चल रहा है और इसके अंदर आप 57 और ऐड कर लो तो वर्तमान जो विक्रम संवत है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2082 विक्रम संवत, जो कि वर्तमान में है। अब ये तरीका तुम्हें कौन बताएगा, किताबें तो बोलेगी नहीं। तो वर्तमान में 2082 विक्रम संवत चल रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान विक्रम संवत है वो आपका कौन सा है, 2082। वर्तमान विक्रम संवत आपका कौन सा है, 2082 है रे, 2082 है। ठीक है, ओके। तुम लोगों से बात नहीं करता हूँ, जीव अमूद जाता मेरा। कहने का मतलब ये है कि रात को पढ़ाते पढ़ाते 3 बजे क्लास ऑफ की है। कल थोड़ा मतलब रात को ज़्यादा क्लास लेनी पड़ी, सुबह जल्दी क्लास भी थी। तो भाई हो सकता है कि तुम लोगों को लगे ना बेटा जो चपरासी कर रहा है ना, क्या एसपी स्टूडियो को खानू वाला पता नहीं क्या बोल रहा है बेटा, कमेंट कर रहा है कि चपरासियों क्या हाल है। इधर आ जा बेटा, इधर आ, क्लास में बदमाशी कर रहा है, इधर आ। तो जो तू कह रहा है कि चपरासियों क्या हाल है, अखबार में कई बार खबर आती है, चपरासी के घर मिले 100 करोड़ की संपत्ति। ले, अफसरगिरी पर उसने बट्टा लगा दिया। जो अफसर बने उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है। अभी मैं सार्वजनिक मंच पर बोल रहा हूँ, क्या पता किसी असामाजिक तत्व ने मेरी क्लिप निकाल के वायरल कर दी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन सीधी सी बात है, चपरासी को हल्के में मत लेना तुम। चपरासी करोड़ों का मालिक होता है, ठीक है ना। एक बार सिस्टम में घुस जाओ तुम, और कोई खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई स्वास्थ्य की, मम्मी पापा या आपको खुद को या आपके पत्नी को, बच्चों को ना हो, लेकिन हो गई, 50 लाख का खर्चा आ गया, 20 लाख का खर्चा आ गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इलाज फ्री में। ग्रेड ऑफिसर बोलो, हमको चाहिए फुल इज्जत। अब हम वो लिबर करने वाले बच्चे नहीं रहे, 4th ग्रेड ऑफिसर बोलो इनको। हाँ जी, आगे आ जाओ। तो ये था 1899 और 1900 का साल बात करता है। तो ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मेरे दोस्तों। भूगोल के 20 प्रश्न में से स्कोर कितना क्या रहा, कमेंट करो फटाफट। कोई नहीं, माफ किया उसको। बेरोजगार को ब्याह कर ले जाने वाली लड़कियां, तो पढ़ाई तो कर लो। लड़कियां बेरोजगार को क्या ब्याह कर ले जाएगी, लड़कियां देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। हमारे जैसे नालायक इंसान, आदमी, हैवान, राक्षस, पुरुष आदमी की इज्जत तो सिर्फ नौकरी में होती है। तो नौकरी लग जाओ, तुम्हारी खूब बातें बहुत आती है इनको। चलो कोई बात नहीं, तो कभी कभी मनोरंजन भी होना चाहिए। फिलहाल बैक टू स्टडीज। कितना स्कोर रहा 20 में से कमेंट करो। कोई 17 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है। वेरी गुड, 18 है तब तो बहुत अच्छी बात है, 17 है तब भी अच्छी बात है। 2-3 क्वेश्चन तो तुम और कर लोगे, मुझे बताना। तो अब आ जाओ आप सभी साथी फटाफट कि हिस्ट्री कल्चर के लिए तैयार हो कि अगले 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कराऊंगा हिस्ट्री और कल्चर के। अगले 10 मिनट में हिस्ट्री कल्चर के 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 लाने। हाँ देखो, राजवंश से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो सिलेबस में टॉपिक है मैं वही लेके आऊँ। एक बार बोलो देश टॉपिक है मैं वही लेके आऊँ। एक बार बोलो देश शेयर करो सभी दोस्तों के बीच में क्लास को फटाफट। मंडोर प्रतिहार वंश, जो मारवाड़ का मंडोर प्रतिहार वंश है जोधपुर का, उसकी शासक की वंशावली, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली शुरू होती है। उससे पहले वंश का नाम नहीं मिलता, रज्जिल है। किससे, रज्जिल से ये शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है, रज्जिल से शुरुआत होती है। आई बात समझ में, आगे बढ़ो। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुरा को ज्वालापुर नाम परिवर्तित किया गया है। ज्वालीपुरा को ज्वालापुर नाम विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ 2.5 दिन का झोंपड़ा इसके द्वारा बनाया गया है ना। याद करो मेरे साथ साथ, 2.5 दिन का झोंपड़ा इसने बनवाया था। इसके साथ साथ हम बात करें, हरिकेली नाटक है इसके समय का, हरिकेली नाटक है ना। और हम बात करें तो इनके समय में आपके जो विग्रहराज चतुर्थी में ये जो आपका जो है संस्कृत विद्यालय बना था, जिसके ऊपर कुतुब मीनार ने मतलब कुतुब मीनार बनाई गई थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मतलब गौरी के हमले के बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद करो। आगे देखो, किस शासक ने सबसे पहले नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। बात हो रही है आपकी जयपुर की। दादूपंथियों की शाखाएं हैं, उत्तरादे है, नियंग है, खाकी है ना। उनमें एक नागा है। नागा बसम रमाते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, अपने पास हथियार रखते हैं, दाखिली सैनिक के रूप में है ना, सेना में भर्ती किया गया था। दाखिली सैनिक, ये जनता बड़ी परेशान हो गई थी, इनके पास हथियार वगैरह थे और कभी सटक जाए है ना, तो वो वाली बात है। तो ये आपके सवाई जय सिंह थे जिन्होंने इनको शामिल किया था। तो ये याद रखना, नागा सैनिकों को दाखिली सैनिक बनाकर किसने, चल मेरी डोल की डमाक डम, किसका झिंटिया किसका तम। अगला प्रश्न, युद्ध वर्ष सुमेलित नहीं है। कौन सा साल किससे सुमेलित नहीं है बता देना। खातोली, बाड़ी, ये सब जो भी आपके पड़ोसियों को हराया था सांगा ने, उस समय की बात है। खातोली का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, बिल्कुल एग्जैक्ट है।
1517 है, 1527 है, सांगा से संबंधित है, ठीक है। तो पहले वाले सांगा के हो गए। फिर समेल का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध जो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था, वो 1544 में हुआ था। कब हुआ था? अब वर्तमान में गिरी सुमेल की अगर हम बात करें तो वो ब्यावर के अंदर आता है। वर्तमान में कहां आता है? ब्यावर जिले के अंदर आता है गिरी सुमेल, ठीक है। जैतारण जो गिरी सुमेल है वो आपका ब्यावर जिले के जैतारण के अंदर आता है, पहले पाली में था। तो ये 1544 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1544 है। और हरमाड़ा का युद्ध है वो हाजी खां की बेगम को लेकर हो गया था। मतलब ठीक है, उदय सिंह मेरी बेगम को लेना चाहता है, मालदेव मेरी रक्षा करो, है ना। तो मालदेव और उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो मालदेव और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था आपके 1557 ईस्वी में। बिल्कुल सही बात है। हाजी खां बेचारा बीच में फंस गया। अब एक ने दूसरे को, उदय सिंह की इसमें हार हुई थी, दूसरा कह रहा है कि मैं लेके जाऊंगा तेरी बेगम को, मैंने उसको हरा दिया। ये तो हाजी खां बेचारा बीच में फंस गया था इसमें। हरमाड़ा का युद्ध था, ठीक है। मुसीबत के लिए बुलाया था, वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ब्रिटिश सरकार को कहा आपने अच्छा नहीं किया। ये CL शावर्स है, CL शावर्स है, जिसने कहा था कि फांसी ठीक नहीं थी। 18 अप्रैल 1859 को यह फांसी दी गई थी तात्या टोपे को, शिवपुरी MP के अंदर। और मान सिंह इन्हीं का एक दोस्त था जिसने धोखा करके इनको पकड़वा दिया था। और 8 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी होती है। 8 अप्रैल 1859 को इनकी क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, वो थोड़ा सा याद रखा करो। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? देखो ये परोपकारिणी सभा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परोपकारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था। मुख्यालय कहां स्थानांतरित किया गया था? अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में। तो ये बात भी इसके साथ साथ आप लोगों को याद करनी है। आगे बढ़ो, शेयर करो सभी दोस्त। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राव गोपाल सिंह खरवा है, इन्हें टॉडगढ़ किले में कैद करके रखा गया था। टॉडगढ़ किले में कैद रखा गया था और वहां से फरार होने के बाद में उन्हें सलेमाबाद से पकड़ करके और फिर इनको यहां पर अजमेर के तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया था। तो अजमेर जो जेल है वहां पर इन्हें रखा गया था। राव गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति के जनक राजस्थान के अंदर, और ये खरवा ठिकाने के जागीरदार थे। बीकानेर राज्य परिषद, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीकानेर राज्य परिषद 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा, है ना, जुलाई 1942 के अंदर रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 1942 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रघुवर दयाल गोयल। तो ये आपको याद रखना है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। अब प्रजामंडल के अंदर कई सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, वो भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद को नहीं रहा गुरु जी, याद करना, मंत्र बता दो बेटा, याद करना ही नहीं है। इतना ही टेंशन लो जितना बॉडी को शूट करे, इतना मत लो कि प्रॉब्लम हो जाए। पढ़ो उतना ही सिलेक्शन हो जाए, इतना मत पढ़ो कि काम तमाम हो जाए। अपने को मोक्ष थोड़ी प्राप्त करना, नौकरी लेनी है तो वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। दुनिया भर का क्यों पढ़ रहे हो? और वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। वादा करता हूँ, तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है कि सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। यूट्यूब के प्रूफ दूंगा, देखना इस एग्जाम में। तो कई बार मजा आता है जब सामने, तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है कि सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। यूट्यूब के प्रूफ दूंगा, देखना इस एग्जाम में। तो कई बार मजा आता है जब सामने, जब कोई एग्जाम ठीक से होता है तो क्या इसको तो यूट्यूब से निकलवा देंगे। RS है, 1st ग्रेड है, टफ लेवल के पेपर है, तो ऐप से पढ़ो। पटवार है, लैब असिस्टेंट है, रीट है, तो वो ऐप में पूरे साल पढ़ो। फिर लास्ट में मैं सबसे ज्यादा मैराथन करूंगा। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? एक बंजारा परिवार में। देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। गोविंद गुरु गोपपालिया, इनका जन्म जो होता है वो आपका 20 दिसंबर 1858 को होता है। बांसिया गांव, बांसवाड़ा नहीं, बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर। देखो 20 दिसंबर 1858 को, 1858 में बांसिया गांव। पर हम बांसिया गांव को बेड़सा गांव भी कहते हैं, ठीक है, बेड़सा। और ये आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 के अंदर, ठीक है, संप सभा। तो ये भी विशेष पॉइंट इनके संबंध में याद रखो। संप सभा, एक ही आंदोलन, और फिर 1913 में जो मानगढ़ कांड हुआ था, और उसके बाद में आपका कंबोई, पंचमहल, गुजरात के अंदर जीवन का अंतिम समय बिताया था। इनके बारे में प्रश्न आया हुआ है, बंजारा परिवार से संबंधित है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं? ये मेरे मृत्यु का वारंट है और इसके बाद मेरी राजशाही चली जाएगी, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। एकीकरण का 2nd चरण, यानी कि पूर्व राजस्थान संघ जो आपकी 9 रियासतें जिसमें मिली थी, तो पूर्व राजस्थान संघ की हम बात करें इस समय की ये बात है 25/3/1900
48 को बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था, ये बांसवाड़ा वगैरह मिल गए थे, उस समय की बात है कि मेरे डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। वर्तमान कौन सा किस जिले में पड़ता है, कोई प्रश्न नहीं आएगा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, अगर सिलेक्ट होना तो फॉर्मूला बता देता हूं। अभी एक नवीन जिलों का प्रश्न ये पूछा गया था 2-3 दिन पहले, जो प्रश्न पत्र आयोजित हुआ था उसके अंदर नवीन जिलों का एक प्रश्न आया था कि संभाग और जिलों का सुमिलन बताइए। संभाग में जिले कितने हैं, तो रामबाण के पहले पेज पे दिए हुए हैं, तुमको दिए हुए कि नहीं दिए हुए। अगर सिलेक्शन लेना है राजस्थान जीके में तो ये रामबाण बुक जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करना है, केवल किताब के लिए। घर मंगा लो, 40 में से 40 आ जाएंगे, और राजस्थान क्वालिटी को मिला लो तो 45 में से 45 क्वेश्चन। तो उसमें यह पूछा गया, तो उदयपुर संभाग के 6 जिले दे दिए गए थे। तो उदयपुर संभाग के वर्तमान में 7 जिले हैं नवीन 41 जिलों के अनुसार। तो मेरे दोस्तों, अब एक चीज तुम लोग क्यों माथाफोड़ी करते हो कि भाई चंबल कितने जिलों से गुजरती है, अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, 41 जिलों के अनुसार, ऐसा प्रश्न नहीं आया है। या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताओ इस जिले के अंदर कितना क्या होगा, नहीं आया है प्रश्न। प्रश्न इतना ही पूछा है कि जिलों और संभाग तक ही सीमित है। पिछले 2 साल में से 3 या 4 बार ऐसे प्रश्न आए हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। ओल्ड जीके न्यू जीके एक ही बात है, अभी चलने दो गाड़ी को कंसेप्ट बेस पे। आगे बताओ, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा को उनसे प्रभावित होकर के अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये बख्तर पहना हुआ है, मतलब कवच पहना हुआ है। तो वो कौन सा किले, किस किले के बारे में ये कहा था? तो ये कहा था रणथंभौर किले के बारे में, जो कि सवाई माधोपुर में। तो रण मतलब क्या होता है गुरुजी, लड़ाई हुई है, तो लड़ाई में बख्तर पहने जाते हैं कि नहीं पहने जाते, बिल्कुल सही बात है, तो लड़ाई में बख्तर पहने जाते हैं। रणथंभौर के किले के बारे में कहा था इन्होंने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है कि रणथंभौर किले के बारे में कई बार बच्चों को याद ही नहीं आता, वो कुंभलगढ़ करके आ जाते हैं, ऐसे थोड़ा कई बार होता है कि वो भी सामरिक दृष्टि से था। रणथंभौर बख्तर बंद, बख्तर कब पहने जाते हैं? रण के टाइम में। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। ये सवाई माधोपुर वाला किला रणथंभौर हो गया। कुंभलगढ़ वाला तो अभी आया था कि सबसे ऊंचा किला, सबसे ऊंचा किला जहां पर ऊंचे भाग को राजप्रसाद के लिए रखा गया था, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, कुंभलगढ़ के बारे में आया था। ऊंचा भाग जहां पर आपके महल हैं और नीचा भाग जहां पर आपके खेती योग्य जमीन है। नीचे में आपके क्या की जाती है? खेती की जाती है। बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है? अरे भाई ऊंचे की बात हो रही है तो कटारगढ़, कुंभलगढ़ किले के अंदर ऊंचा महल बना हुआ है, नीचे जमीन है। ऊंचे देखने पर ऐसा लगता है कि पगड़ी नीचे गिर जाएगी। अबुल फजल ने इसके लिए कहा था। पगड़ी नीचे गिर जाने का कथन इसके संबंध में है कि कुंभाराम नाम का आदमी था जिसकी पगड़ी गिर गई, तो पगड़ी गिर जाए, तो ये अबुल फजल ने कहा था इसके संबंध में। तो ये भी आपको यहां याद रखना है कि अबुल फजल ने पगड़ी गिर जाए किसके संबंध का? इतना ऊंचा मत देखो कि पगड़ी ही गिर जाए। कहना अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़े होकर ऊपर देखेगा तो उसकी पगड़ी गिर जाएगी, ये अबुल फजल ने इसके लिए कहा था। ये बख्तर बंद है वो रणथंभौर के लिए कहा था। छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। 55,000 सीटें हैं, हर घर में चिराग जलेगा, तुम्हारे मम्मी पापा खुश होने वाला है कि मेरा बेटा मेरा बेटी नौकरी लग गया। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और उनकी उम्र बढ़ जाएगी 10 साल। जो 70 साल 75 साल होने वाली तो 85-90 साल हो जाएगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, परमानेंट ऐसी क्लासें दूंगा परमानेंट आप लोगों को। ये थोड़ा मैंने 10 दिन गैप ले लिया था, अब अगली बार हर 5 दिन के अंदर ऐसी क्लास मिल जाएगी तुम्हें। जोधपुर के निकट आपका ओशिया के जो मंदिर है ना, उनका जो ग्रुप है वो किसकी देन है? प्रतिहारों ने ओशिया के मंदिर बनाए। ओशिया आपका जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है। हम बात करें तो इसके संबंध में यहाँ पर सचियाई माता का मंदिर भी है, ठीक है, सचियाई माता का मंदिर है जो ओश वालों की क्या है? कुल देवी है। तो ये भी आपको इसके साथ साथ याद रखना है। सचियाई माता का मंदिर भी हो गया, तो जैन मंदिर भी है। राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं ओशिया को, क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। जैन मंदिर है यहाँ पर। तो कई सारी विशेषताएं हैं ओशिया की। देवयानी कुंड राजस्थान की वास्तुकला आपके सिलेबस में है, और विभिन्न प्रकार की जो लोक कलाएं हैं वो भी आपके सिलेबस में है। बिल्कुल गड़बड़ मत कर देना कि गुरुजी मार तो चित्रकला है कौन, लोक कला दिवड़ी है, वास्तुकला। वास्तुकला है तो जितने भी पत्थर के काम है वो पढ़ने हैं, लोक कलाओं के अंदर सारी कलाएं पढ़नी है। कह रहे हैं गुरुजी मेरे तो चित्रकला है ही नहीं, कैसे नहीं है? तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो काम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देवयानी कुंड आपका कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। देवयानी कुंड आपका कहाँ पर है? देवयानी कुंड आपका जयपुर के अंदर हो गया, इतना याद रखना है। यहाँ किस ऋषि का जो आश्रम हुआ करता था या इसकी तपोस्थली थी? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य की से संबंधित हो गया देवयानी कुंड। देवयानी कुंड जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी मां कहते हैं। अगला देखो, अजारा की ओवरी, एक है चित्तरों की ओवरी और एक है अजरों की ओवरी। चित्तरों की ओवरी और एक है अजारा की ओवरी। अजारा की ओवरी देवगढ़ शैली से संबंधित, और देवगढ़ है वो मेवाड़ का ठिकाना, तो मेवाड़ चित्र शैली के अंदर आता है ना। मेवाड़ मुख्य शैली है, उसका भाग है। अब ये मत करना कमेंट बॉक्स में गुरुजी मार तो चित्रकला है ही कौन, बेटा था तो मन ध्यान है। तो चित्रकला आपके सिलेबस में है, सारी लोक कलाएं आती है इसके अंदर।
और वास्तुकला तो सिलेबस में ही है। वास्तुकला लिख दिया मतलब मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, स्थापत्य कला, सब कुछ उसके अंदर आ गया। मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, स्मारक, मीनारे, सब कुछ। तो फिर कहते हैं गुरुजी सिलेबस में कौन नहीं। रामबाण 2.0 जुलाई से जो उपलब्ध है, एकदम विशुद्ध किताब आपके हाथ में आ चुकी है, 0 एरर के साथ में, ठीक है। एकदम शानदार वर्क है। और ऐसा वर्क मैंने मार्केट में जाके देखा और कौन कौन सी पीवाईक्यू की किताबें चल रही है, मैंने देखा 2-3 और, उनके पन्ने इसके आगे कुछ भी नहीं है। रामबाण के पन्ने इतने गजब के हैं कि आप लंबे समय तक, इसकी प्रिंटिंग देखो, बड़े बड़े वर्ड है इसके अंदर, व्याख्याएं दे रखी है और शॉर्ट नोट्स भी है। तो रामबाण की टक्कर की तो पीवाईक्यू की बुक मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इतनी बढ़िया छपाई, इतने बढ़िया फॉन्ट और लेटेस्ट क्वेश्चन, EORO RS तक के 2025 तक के क्वेश्चन भी डाले हुए। लेके आ जाओ मार्केट से, या 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करना, सीधी आपको बुक घर बैठे 5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। देवगढ़ के जो वहां हजारों की ओवरी बनाई गई थी देवगढ़ ठिकाने में, जहां चित्रकार बैठ करके चित्रकारी करते थे, चितेरों की ओवरी है तो आपके मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाती है, जगत सिंह प्रथम, ठीक है, उनसे संबंधित है। देवगढ़ के जो वहां के सामंत थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। तो देवगढ़ ठिकाने चित्र शैली को प्रकाश में कौन लेकर आए थे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लेकर आए, ठीक है, प्रकाश में लाए, मतलब लोगों को पता ही नहीं था। तो देवगढ़ शैली के बारे में सबसे पहले श्रीधर अंधारे ने बताया था, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, संस्कृति को बताते हैं, ऐसा किसने कहा, आपका देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा। और महात्मा गांधी ने कहा हमारी संस्कृति के पहरेदार होते हैं। लोकगीत क्या है, हमारी संस्कृति के पहरेदार है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारी संस्कृति के पहरेदार है, जागते रहो सिपाही की तरह, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। लेकिन देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं कि ये मुंह बोले चित्र है। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मैं मेरे घर से क्वेश्चन नहीं लाया हूं, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जो मैं करवा रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चन आपको रामबाण के अंदर मिल जाएंगे। रामबाण लेके आ जाओ, 45 क्वेश्चन सही कर लोगे 120 में से। चंग नृत्य है वो राजस्थान जो मैं करवा रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चन आपको रामबाण के अंदर मिल जाएंगे। रामबाण लेके आ जाओ, 45 क्वेश्चन सही कर लोगे 120 में से। चंग नृत्य है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है। चंग नृत्य पुरुषों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य, चंग हो गया, गिंदड़ हो गया, कई सारे और नृत्यों की बात करें, चंग हो गया, गिंदड़ हो गया, तो ये अब शेखावाटी के सारे। बाड़मेर में 2019 के अंदर देखो, लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर के अंदर डाला हुआ है कि 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान यानी उंडू काश्मीर, कौन सा, उंडू काश्मीर, जो बाड़मेर के अंदर है, उंडू काश्मीर है ना, उंडू काश्मीर, बाड़मेर। तो यहां हम बात करें तो उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया, और इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से पीले पत्थरों से किया गया। जैसलमेर के 600 टन है ना, जैसलमेर के जो है आपके 600 टन पीले पत्थरों से रामदेव जी का मंदिर 2019 में उंडू काश्मीर में बना था। नया प्रश्न है, पेपर में पूछा गया था, और पेपर कौन सा था बता देता हूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था 2022 वाले में, ठीक है, 2022 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। तो भाई ऐसे नए नए प्रश्न आपको करवा रहा हूं। शारणेश्वर पशु मेला है वो कहां आयोजित होता है। तो शारणेश्वर, वैसे शरणेश्वर जो नगर है वो शिरोई का ही पुराना नाम है, शरणवशाही। अब ये परीक्षा में आता है कई बार, शरणवशाही नगर इसका पूर्व नाम है। किसका पूर्व नाम है, शिरोई का है। अब ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। अब ये रैबारियों का मेला है, इनकी अगर हम बात करें तो ये भाद्रपद शुक्ल 12 को लगता है, रैबारी जनजाति का मेला है ना, रैबारी जाति का। तो हम बात करें तो रैबारी जाति से संबंधित हो जाता है शारणेश्वर मेला, और ये भाद्रपद शुक्ल 12 को आयोजित होता है। शारणेश्वर पशु मेला, रैबारी जाति, शिरोई। शिरोई का पुराना नाम क्या है, शरणवशाही नगर। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। अब बूंदी की कजली तीज है, तो बूंदी की कजली तीज है तो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। बड़ी तीज या कजली तीज है तो वो हमेशा अंधेरे पक्ष याद रखना। छोटी तीज है तो शुक्ल पक्ष है। तो छोटे भाई के जीवन में सुख, छोटे भाई बहन के जीवन में सुख होता है जब तक बड़ा भाई बहन होता है, तो बड़े भाई बहन को स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे याद करो। तो बूंदी की कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। होली है वो आपके फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया होगी। पर्युषण महीना आपके भादवे के महीने में। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4। आगे आ जाओ दोस्तों, लास्ट हम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना क्वेश्चन आपने राइट हुआ। 40 में से स्कोर क्या है, तुम्हें भी तुम्हारा जीव भी जानता होगा, ईमानदारी से बता देना, यूं नहीं कि बेइज्जती हो जाएगी। अब कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि 40 में से कितने नंबर आए तुम्हारे, कितने प्रश्न सही। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। देखो जो आपका कड़ा है और मौड़ी है, ये आपके गोखरू हो गया, ये सब कलाई के आभूषण है ना। नौगरी है,
नौगरी है, कड़ा है, और ये सब आभूषण कलाई के आभूषण है। कमेंट बॉक्स में बताओ तो मुझे भी तो पता चल रहा है। कोई कह रहा है 39, 40, 33, 24, 29, 37, एक जना कह रहा है 40 में से 42 राइट हो रहा है। वाह शाबाश बेटे, तेरा कॉन्फिडेंस देखकर तो मेरा कलेजा फट गया पूरी तरह से, लीवर गुर्दा सब तुझे दान करता हूँ। आजा मेरे दोस्त, 40 में से 40। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4th ग्रेड के 5 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के, 5 क्वेश्चन इंडिया पॉलिटी के। प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? आ जाओ फटाफट। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति, जो बड़ी समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति क, लोक लेखा समिति, उनमें लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष होता है। 15 सदस्य होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति राजस्थान विधानसभा की बात हो रही है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? आपके 15 हो गई। आई बात समझ में ना? तो ये आप लोगों को इस तरीके से याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य बताया गया, वैसे अनुच्छेद 153 से 167 तक है राज्य कार्यपालिका, तो 167 के अंदर मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। और ये आपको याद रखना है कि राज्य कार्यपालिका के अंदर आपकी दुआ से, और मेरी दुआ तुम लोगों के साथ ही है बेटा, क्यों टेंशन लेते हो, मेरी दुआ तो सबके साथ है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी नौकरी इसी साल लगेगी। 55,000 4th ग्रेड, 6,000 हाईकोर्ट 4th ग्रेड, 10,000 कांस्टेबल, रीट के 20-30,000 पद हो रहे हैं। इतने पद है, कितना ही पढ़ लो, लेकिन गुरु कृपा जब तक नहीं होगी तब तक नौकरी नहीं लगेगी। गुरु जी के प्रति श्रद्धा भाव से पढ़ो, सिलेक्शन होगा मेरे भाई। जुड़ जाना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को हमेशा आगे रखूंगा। विवेक की शक्तियां, उनका प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? विवेकाधीन शक्तियों की हम बात करें तो ये केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है राज्यपाल, और उनकी शक्तियों का प्रयोग करता है राज्यपाल। है वो बिना मंत्री परिषद से पूछे इनका जो इस्तेमाल कर लेवे, वो होती है विवेकाधीन शक्तियां। अब विवेकाधीन शक्तियां कई बार सीएम की नियुक्ति से संबंधित है, विधानसभा के विघटन से संबंधित है ना, सीएम नियुक्ति से संबंधित होती है कई बार, और जब स्थिति स्पष्ट ना हो, और कई विधान जो सभा है उसको भंग करने से संबंधित है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश ला सकता है। अच्छा, जो पारित जो विधेयक होता है ना, तो विधेयक को कई बार अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए, है ना, उनके पास भेज सकते हैं। विधेयक को सुरक्षित कर लेना, अध्यादेश। और राष्ट्रपति शासन, सबसे बड़ी चीज ये राज्यपालित होते हैं, जो राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, आपका आर्टिकल 356 के तहत। ये सभी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। केंद्र का नुमाइंदा है राज्यपाल, संघ का प्रतिनिधि है जो स्टेट में नियुक्त होते हैं। आगे देखो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला प्रशासन तुम्हारे सिलेबस में स्थानीय शासन नहीं है, सिलेबस देख के क्वेश्चन लाया हूं। जिला प्रशासन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड जिला कलेक्टर होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? अनुच्छेद 217(1) लिखो, अनुच्छेद 217(1) के तहत राष्ट्रपति को देता है 217 का क्लोज 1 आर्टिकल। प्रथम अंतरिम। अब 5 क्वेश्चन तो राजस्थान पॉलिटी के थे, अगले 5 क्वेश्चन है वो आपकी इंडिया पॉलिटी के करवा रहा हूं, याद रखना इस बात को। 2 सितंबर 1946 को लिखो, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, जिसकी घोषणा के बारे में पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ना, नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो शासन चलाने के लिए बनाई गई थी, जब संविधान बन रहा था उस समय की बात हो रही है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि 24 अगस्त 1946 को ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। अभ्यास तो मैं करवा दूंगा, 4th ग्रेड पेपर यूट्यूब से निकलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। बड़ी खुशी होती है बोल के कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल से एग्जाम में आ जाएंगे, भारतीय संविधान से संबंधित सरल सरल क्वेश्चन। आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए तभी सरल लगेगा, वरना मामला गड़बड़ है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946। लेकिन गठन कब हुआ था? अगस्त के बाद में, इसके जस्ट 7-8 दिन बाद में 2 सितंबर को। भारत की संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां हमने किस देश से ली है, और राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान वगैरह, तो ये अवशिष्ट शक्तियां हो गई, या इसके साथ साथ आपके संघ व्यवस्था वगैरह हो गई, तो ये हमने कनाडा से ली है। कहां से ली है? कनाडा से ली है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व, जो आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। नीति निदेशक तत्व, जो आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, यह किसने कहा था? यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? अब ये देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे,
एक ऐसा जो है संशोधन पारित किया गया, उसमें ये भी हटा दिया गया था, 300 क में शामिल कर लिया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जो कि 1979 में ये लागू कर दिया गया था कि आपका संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकारों की कैटेगरी के अंदर नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान, मैंने 44वां लिखा, कौन सा अधिनियम लिखा? 40वां लिख दिया। रुको भाई, 40वां नहीं है, 42वां नहीं है, 44वां है, सी ऑप्शन। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब के नीचे पूरा देखेंगे नहीं, कमेंट कर देंगे, सर गलत बता दिया। रुक तो जाओ, मुझे खुद पता चलता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस एक्सप्लेन करने पे रहता है। एग्जाम में तुम्हारा फोकस क्वेश्चन निकालने पे रहेगा, ठीक है। ई विकल्प तब भरना है जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए। वैसे 120 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10-15 लास्ट, जिनमें आप ई विकल्प भर देवे, बाकी 105 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 105 प्लस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। वो मैथ का अंडर है नहीं उतना जितना दूसरे सब्जेक्ट हो जाएंगे उससे। मैथ में भी 5 नहीं आती तो भी 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेना। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शासन के लिए एक आधारभूत है, दिशा निर्देश देता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी। ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिए है, और संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपके डीपीएसपी आते हैं जो निर्देश है। तो भाई पॉलिटी में क्या स्कोर रहा बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी, कोई वो हार्ड फार्ड पॉलिटी नहीं आएगी, चिंता मत करो। आएगी तो भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे कठिन से कठिन, उसमें भी तुम एलिमिनेशन मेथड से सही कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है जो आपके कंप्यूटर वगैरह के, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी देखो, एक चीज बाद में कमेंट करना, तुम लोगों के 50 क्वेश्चन किसके हो गए? राजस्थान जीके और पॉलिटी के, तो 50 ये, और उसके बाद करंट अफेयर्स और साइंस और कंप्यूटर, इन सब को मिलाकर पीछे वाले सेगमेंट में राजस्थान जीके के अलावा 30 में से कितने नंबर है वो देख लेना, और टोटल 70 में से कितना है वो वीडियो के नीचे कमेंट करना क्लास एंड में। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी जानकारियां ट्रैक हो रही है, दैट इज आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब जासूस, मालवेयर, स्पाईवेयर, इसके लिए कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पाईवेयर यानी जासूसी है ना, मालवेयर भी होता है जो कि एक प्रकार का क्या होता है, जो है कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस होता है। फिर निम्नलिखित में से क्या आपका ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा नहीं है? मल्टी टाइमिंग ओएस। मल्टी टाइमिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्राम ओएस है, मल्टी प्रोसेसिंग है, इंटरेक्टिव ओएस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो आपका क्या है? स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर देते जाओ फटाफट। स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? मेल मर्ज है, वो स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए नहीं है। बाकी व्हाट-इन एनालिसिस है, लक्ष्य की तलाश है, छटाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ओएस और यूटिलिटी प्रोग्राम किस वर्ग के अंदर आते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहेंगे बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर आने चाहिए सभी के। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं ना, इनको क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका आंसर लाइब्रेरियन के 1 लाख पद भरे हैं, 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसके लिए क्लासेस यूट्यूब पर डाली हुई है, उनको आप देख लो, अलग से तुम्हें क्या ही लगो, फिर भी एक लगाएंगे, चिंता मत करो। ये क्लास है उसके लिए है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप ऐसे राजस्थान जी के चेंज थोड़ी होता है, देखो ना मेरी राजस्थान जी के लाइव ली हुई क्लास देख लो, खूब पढ़ी है। अब 5 क्वेश्चन साइंस के हैं, मॉडल पेपर 4th ग्रेड के। अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर मैं आपको मार्केट में उपलब्ध करा दूंगा, एकदम विशुद्ध, और अभ्यास करना। ओएमआर भी उसी के अंदर आएगी, प्रैक्टिस कर लेना, फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, ठीक है। तो वो मैं टेस्ट पेपर मार्केट में जल्द ही भेजने वाला हूं। अब आप टेस्ट निकालो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो। पढ़ लिया तो ठीक है, वरना फटाफट थ्योरी पढ़ के खत्म करो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालो। 4th ग्रेड निकलेगा, हर बच्चे की नौकरी लगेगी। मैं इस वैकेंसी को लेकर इतना उत्साहित हूँ कि इतने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला, थोड़ा बहुत भी तुम्हारे काम आ जाओ। साइंस के 5 है, करंट के 10 है। आइए देख लेते हैं, 70 का बेड़ा पार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बन जाना, तो सोडियम क्लोराइड को तो वापस ले सकते हो, ये तो भौतिक हो गया। बर्फ का गलना, बर्फ तो वापस से पानी में बदल गया, पानी से वापस बर्फ में आ गया। लेकिन दूध का आस्कंदन यानी केवल बी ऑप्शन, आराम से आंसर निकाल सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन है वो आईएएस प्री में पूछा गया था। क्या करूं मैं, इतने सरल सरल क्वेश्चन आज से 10-10 साल, 15-15 साल पहले कलेक्टर की परीक्षा में पूछे जाते थे। आज के टाइम में तो ऐसे नहीं पूछे जाते। आज जो तुम्हारा लेवल है ना, वो आने वाले 10 साल बाद बच्चों को लगेगा कि यार मेरे पापा ऐसे ही डरते थे, या मेरे ताऊ, मेरे चाचा ऐसे ही डरते थे, बुआ। तो लेवल से थोड़ा आगे पढ़ लो, थोड़ा डीप में, तो सारी चीजें सही हो जाती है, कोई विशेष नहीं है। निम्नलिखित में से पीतल, जो धातु वाले टॉपिक आपके सिलेबस में, पीतल का जो घटक है, पीतल है वो जस्ता और तांबा से, इससे मिलकर बनता है, जस्ता और तांबा से। रोज लाऊं क्लास,
तो रोज तो भाई 1 शॉट थ्योरी कर रहा हूँ, सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अभी ऐप में थोड़ा कोर्सेज बाकी है वो करा रहा हूँ, लैब के रीटेस्ट, इनके रोजाना मेरी क्लासेस चलती है। मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा फिर तुम्हारी रोज क्लास लाऊंगा, लेकिन अभी 5 दिन में क्लास आएगी। जस्ता तांबा हो गया। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है वो कौन से अंग में होता है? बड़ी आंत के बाद में हम बात करें यहाँ पर, सॉरी छोटी आंत जो है, छोटी आंत जो है आपके स्मॉल इंसेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर क्या होता है? अधिकांश पाचन होता है। शुरुआत कहां से होती है? मुख से। शुरू कहां से होता है? मुख में आपकी जो लार है ना वो पचाने का काम स्टार्ट कर देती है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई चेंज नहीं आता है? जो नाइट्रोजन है ना, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। मानव मस्तिष्क के, ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड वाले में पूछा गया था, हालांकि इसमें थोड़ा सा टिपिकल पूछ लिया गया था कि ये मेडुला ऑब्लिगेटा कहां पाया जाता है, तो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। यहां मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक निगरण और उल्टी से संबंधित है? ये प्रश्न पीछे बहुत पूछा गया था और अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड के अंदर वापस पूछा गया था, मात्र 10 दिन पहले की बात है, ठीक है, 10-15 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। और मुझे तो ये क्लास अभी मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे याद आ गया, और बाकी पीछे के एग्जाम में भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेडुला ऑब्लिगेटा पश्च भाग में होता है, मस्तिष्क है यहाँ, इसलिए तो कहता है छोटा दिमाग होता है, यहाँ मारने का नहीं, ठीक है, या छोटा दिमाग होता है, पश्च मस्तिष्क। ये आपके सारी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। उल्टी है, निगलना है ना, यहाँ जोर से थप्पड़ पड़ जाए तो आदमी उल्टी करने लग जाए, हालत खराब हो जाए, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं तंत्रिका इससे बड़ी विशेष रूप से जुड़ी हुई रहती है, और ये आपका उल्टी है, निगलना है, पाचन क्रिया उससे संबंधित जुड़ा हुआ रहता है। मेडुला ऑब्लिगेटा उसको नियंत्रित करता है। तो ये मशीन आपको थोड़ा दिमाग में सेट करके रखने, खोपड़े की कौन सी मस्तिष्क मशीन है? ये मेडुला ऑब्लिगेटा। तो आपके इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस होते हैं किसके? साइंस के। तो मेरे प्यारे साथियों, अब अगले 2 मिनट के अंदर सारे करंट करा दूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत किन स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा में डाला गया है? महाराष्ट्र के अंदर हिंदी को तीसरी भाषा के अंदर रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि मैं इस क्लास को 1 घंटे से छोटी रखना चाहता हूं, तो अगले 10 क्वेश्चन करंट के जो फटाफट कंप्लीट करके तुमको दे दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में। जुड़ जाओ फटाफट टेलीग्राम में। जुलाई में भारत की किस सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वीं स्थल के रूप में शामिल किया गया? ये महाराष्ट्र के सैन्य परिदृश्य, शिवगिरी का दुर्ग है, सिंधु दुर्ग है, और ये जितने भी दुर्ग है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मराठाओं के महाराष्ट्र के अंदर, जिन्हें 44वें विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत का पहला पुलिस स्टेशन जिसको ISO 9001 का प्रमाण पत्र मिला, ये अर्थकुल पुलिस स्टेशन केरल का है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है? ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पहला पुलिस स्टेशन जिसको ISO 9001 का प्रमाण पत्र मिला, ये अर्थकुल पुलिस स्टेशन केरल का है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है? ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके वर्षा देश पांडे को मिला है, वर्षा देश पांडे को। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जिसका 7वां एडिशन आयोजित किया गया, महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहा है, और इसके साथ साथ राजस्थान की रैंक इसमें 3rd रही है। ये बिहार के अंदर आयोजित किया गया। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर है वो कहां स्थापित, कब स्थापित किया गया? साइबर सपोर्ट सेंटर है आपका 24 मई को जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक के अंदर स्थापित होता है। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार जेठानंद पवार को उनकी रचना थू जाग मिनक के लिए मिला है। और राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया ट्रेवल बाजार का जो आयोजन है वो आपका 5 से 7 मई को जयपुर में किया गया। दैट ये आपकी कंप्लीट क्लास होती है। एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से जोड़ लेना, 70 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बता देना। इस क्लास